फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बना करके और बताता हूँ, वो है आपका COOH, देन CN CH2OH। यहाँ पर ये आपका OH, इधर OH, इधर H, और यहाँ पर ये H हो जाएगा। इनके बाद में और डिटेल में स्ट्रक्चर भी आपको वहाँ पर बना करके और बताएंगे। ये आपका इरिथ्रोज हो गया है। इसी तरह से इरिथ्रोज हो गया और थ्रियोज हो गया। इसके बाद आते हैं हम पेंटोज शुगर पर। इनके भी बाद में मैं आपको स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से बना करके और बताऊंगा कि किस तरह से ये होते हैं। पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। पेंटोज क्या है? जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपका 5 है। जहाँ पर अगर आपका 5 कार्बन है तो ये पेंटोज कहलाएगा। इसमें खास करके दो आप पहले वहाँ पर पढ़ चुके हैं, राइबोज शुगर, राइबोलोज, जाइलोज, जाइलोलोज और आर्बिनोज, ये हैं। पेंटोज शुगर में दो शुगर आप बात कर रहे थे कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इनके बारे में आप जो हैं वो पहले पढ़ चुके हैं कि 5 कार्बन वाला ये होता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो ये हेक्सोज हो जाता है। अब हेक्सोज में भी अगर जो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज कहलाएगा, और अगर कीटोन ग्रुप है तो वो कीटो हेक्सोज जो है वो कहलाएगा। तो इनमें ये वो शर्कराएं हैं जिनमें कि आपके पास में 6 कार्बन जो हैं वो होते हैं। फिर आ जाता है आपका 7 कार्बन वाला, जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, तो ये आपका हेप्टोज हो जाएगा, जैसे कि आपका स्यूडोहेप्टुलोज। ठीक है। तो ज्यादातर सैकेराइड जो हैं वो उनके हाइड्रोक्स OH का जो स्ट्रक्चर है, अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको, तब आपको पता चलेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो उनका जो केमिकल फॉर्मूला जो है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाता है, जिससे उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। तो एक चेन में जैसे मोनोसेक्राइड, जिसमें कि आपका कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इसके अंदर होता है, और इसलिए इनको अपन एल्डोज और कीटोज जो है वो कहते हैं। तो टेट्रोज को अगर अपन डिटेल में देखें, जो मैं कह रहा था आपको कि इरिथ्रोज और थ्रियोज, ये इसका देखिए आप यहाँ पर ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है ये यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ऊपर वाला। अब इन दोनों में अंतर कहाँ आया है आप इसको देखिए। ये OH दोनों इस तरफ हैं और इसमें OH इस तरह से, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो इरिथ्रोज और थ्रियोज। इसी तरह से पेंटोज की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये जैसे ये आपका राइबोज है। राइबोज में फंक्शनल ग्रुप आपका CHO है। यहाँ पर देखिए आर्बिनोज CHO, देन जाइलोज CHO है, और ये आपका हो गया लेक्सोज। तो इन सब में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये है एक पेंटो शुगर, जो मैंने आपको कहा कि आपने ये पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये तो हो गया इसका चेन स्ट्रक्चर कहलाता है ये, या चेन फॉर्म, और ये कहलाता है आपका रिंग फॉर्म। दो रूपों में ये पाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप इसको CH2OH, ये 5वां कार्बन है इसका। पहला कार्बन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि आपका पहले और चौथे कार्बन के बीच में आपका यहाँ पर ये बन रहा है, जिसकी वजह से आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिल गया है। तो ये तो हो गया आपका राइबोज, और ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप, सेकेंड कार्बन पर देखिए। सेकेंड कार्बन पर यहाँ पर जो OH है और यहाँ पर केवल एक ये H है। तो यहाँ से हम क्या करें हैं, द रिंग फॉर्म ऑफ राइबोज इज कंपोनेंट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA में होता है, और डीऑक्सीराइबोज जो कि सेकेंड पोजीशन पर एक ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं होती है। यही बात हम यहाँ पर करें, ऑक्सीजन एट पोजीशन 2, ये आपका DNA का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है। ठीक है। इसके बाद जो हेक्सोज की हम बात कर रहे थे, जो मैंने टेबल में बताया था आपको कि हेक्सोज में स्ट्रक्चर को अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया आपका C6H12O6, है ना, क्योंकि हमने कहा था कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है CnH2O ऑल N, ये इसका एक जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो अगर N = 6 हो जाएगा आपका, C6 हो गया, तो H जो है वो N से मल्टीप्लाई कर लेंगे, H12,
और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 6 होगी। तो C6H12O6 जो जितने भी हेक्सोज हैं आपके यहाँ पर, ये देखिए इन सब का जो केमिकल फार्मूला है वो तो आपका यही रहेगा, क्योंकि हमने कहा कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है आपका वो CnH2O, N जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो N = 6 हो जाएंगे, इसलिए इनको हेक्सोज कहेंगे। तो यहाँ पर C6H12O6, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो इनका अलग अलग हो सकता है। तो जैसे खास करके हम बात करें यहाँ पर ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज, ये आपका डी ग्लूकोज है। ओके, इसमें देखिए आप, ये फंक्शनल ग्रुप इसका एल्डिहाइड हो गया, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन, तो OH, H, OH एंड H इसमें इस तरह से हैं। इसको अगर आप एलोज से कंपेयर करते हैं, डी एलोज से, तो इसमें आप देखेंगे कि OH जो है वो जो 5 OH हैं आपके, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सब एक ही साइड के अंदर आपका ये यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर है। जबकि अगर आप ग्लूकोज से कंपेयर करेंगे तो जो थर्ड कार्बन है आपका, ये इस थर्ड कार्बन का जो OH है आपका वो इस साइड में यहाँ पर आया हुआ है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, डी ग्लूकोज। आप कंपेयर करिए इसको, ये आपका हो गया डी ग्लूकोज। ओके, और गैलेक्टोज और टेलोज, ये सभी क्या हैं आपके, खास करके कुछ जो उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं वो है आपका ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज, जो कि हमने ये डायग्राम आपका यहाँ पर बनाया हुआ है, और एक हो जाता है आपका मेनोज, जो कि हमने अभी ऊपर यहाँ पर डायग्राम जो है वो इसका देखा था, ये वाला जो है ये मेनोज है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर इसके साथ में आएगी। अगर आप फ्रक्टोज का रिंग फॉर्म ऑफ ये देखें तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपका 6 है, फॉर्मूला आपका C6H12O6 ही रहेगा, C6H12O6। ये आपका फ्रक्टोज है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया आपका यहाँ पर, कीटोन हो गया है। ये फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पर चेंज हो जाता है। एक बार इसको मैं वापस चेंज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको, ये फ्रक्टोज है आपका। ओके, और फिर आ जाते हैं हम हेप्टोज के ऊपर। हेप्टोज के अंदर आपका जैसे सीडो हेप्टुलोज की हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा इसके अंदर, 7 हो जाएगा, और CH2OH C डबल बॉन्ड O ये आपका आ जाएगा। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, इसके अंदर देखें आप यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप आ रखा है आपका वो हो जाएगा कीटोन, ये वाला पार्ट कीटोन हो गया आपका ये। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें अगर इनको, तो ये एक चेन फॉर्म में और रिंग फॉर्म के अंदर ये पाए जा सकते हैं। क्लियर है जी? ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये डी ग्लूकोज है और ये डी ग्लूकोज है इसी तरह से। तो इसको हम कहते हैं साइक्लेशन। ये इतना ज़्यादा डिटेल में आपके यहाँ पर नहीं है, केवल आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ लीजिए इसको, कि एक उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर कि किस तरह से ये चेंज जो है वो हो रहा है। इसका अगर आप उदाहरण देखेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है ये, और ये आपका ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हो गया है। अब ये एक एल्डोज है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका एल्डिहाइड है। अब इसका जब साइक्लाइजेशन होता है तो दो तरह के प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है आपका, ये सेकेंड कार्बन वाला जो है OH, H, देन OH एंड H, फिर ये H और OH और CH2OH, ये आपका 6 कार्बन है। इसको देखिए आप यहाँ पर, ये अंतर दोनों में कहाँ आ रहा है कि आपका जो H है वो अगर सरफेस से ऊपर की ओर है और OH जो है वो यहाँ पर इस सरफेस से नीचे की ओर है। लेकिन यहाँ पर आप OH को देखेंगे तो ये OH इसके प्लेन से ऊपर की ओर होता है ना,
इसलिए इसको हमने यहाँ पर कहा है कि ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है और ये अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ये आइसोमराइजेशन जो है वो कहलाते हैं कि ये आपका क्या है हुआ, आइसोमराइजेशन इनका हो गया है। ओके, इसी तरह से जो बाकी की जो चीजें हैं वो आपके यहाँ पर नहीं है। हम अब आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में। ओलिगोसेक्राइड जिनमें कि हम बात कर रहे थे कि इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपका 2 to 10 जो है वो होता है, तो इनको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो मोनोसेक्राइड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका डाइसेक्राइड्स, जिनकी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। डाइसेक्राइड का मतलब क्या हुआ, दो सिंपल शुगर जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती है। जैसे आपका माल्टोज को देखें, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले माल्टोज की बात करें हम यहाँ पर, क्योंकि आपके इसके अंदर ये माल्टोज पहले दे रखा है। तो ये क्या है आपका, ये स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है और ग्लूकोज की जो बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, वो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, वो ग्लूकोज 1,4 बॉन्डिंग जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर है ये चीज आपको? चलिए इसको हम और इस तरह से देखते हैं कि माल्टोज को अगर हम देखेंगे तो माल्टोज में दो, इसका अपघटन जब होता है तो दो ग्लूकोज के अणु हमें मिलते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अंकुरित दालों और माल्ट के अंदर ये पाए जाते हैं। और माल्टोज जो है वो स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है, जो बात हम यहाँ कर रहे थे कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलिसिस, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से हमें ये मिलता है। ओके, इसके बाद हम बात करें लेक्टोज की। लेक्टोज जो है वो, इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। लेक्टोज, ये आपका लेक्टोज मेन शुगर इन मिल्क। इसमें आपका गैलेक्टोज का 1 बीटा 4 ग्लूकोज बॉन्ड जो है वो होता है। तो ये स्तनियों में पाई जाने वाली शर्करा है जिसकी मात्रा दूध में लगभग 5% तक होती है, इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। इसका जब जल अपघटन होता है तब हमारे को एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज जो है वो मिलता है, जो कि हमने लास्ट में यहाँ पर इसके कंपोनेंट मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं वो हमने बताया है यहाँ पर, कि ये एक गैलेक्टोज है आपका यहाँ पर ये, और एक ग्लूकोज, इनसे मिलने से ये बनता है। इसी तरह से आप देखें सुक्रोज, जो फर्स्ट में हमने यहाँ पर दे रखा है, जिसको कि हम कॉमन टेबल शुगर जो है वो कहते हैं, जो सामान्य चीनी जो हम काम में लेते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो बनता है, ग्लूकोज 1 अल्फा 2 फ्रक्टोज। तो इसके जल अपघटन से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज हमें मिलता है। एक हो जाएगा आपका ट्रिहलोज। ट्रिहलोज जो है वो कीटों के हीमोलिम्फ में पाया जाता है और मेनली ये फंगस में पाया जाता है और यीस्ट के अंदर भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये डाइसेकेराइड जो है वो हो जाते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर जो है वो इनका बना करके और बताया हुआ है कि ये सुक्रोज हो गया आपका, जो जिसमें कि क्या होगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है आपका इसके अंदर, ये तो हो गया ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। इसी तरह से अगर आप लेक्टोज की बात करते हैं तो इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये अल्फा 1,4 बॉन्ड इसके अंदर हमने कहा था कि ये बनता है, 1 बीटा 4 ग्लूकोज बॉन्ड जो है वो बनता है। इसी तरह से माल्टोज की अगर हम बात करें तो इसमें 1 अल्फा 4 ग्लूकोज जो है वो होता है। ये देखिए पहले कार्बन पर, और पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसकी वजह से ये बनता है। तो ये 2 से लेकर के और 10 तक जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स इसके अंदर आ सकते हैं, जिसमें मोनोसेक्राइड यूनिट जो है ओलिगोसेक्राइड के अंदर आ सकती है, जिसमें पहला हमने देख लिया है डाइसेक्राइड। अब अगर मान लीजिए कि 3 यूनिट मिलकर के और बनी हुई है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका ट्राई
माल्टोज हो गया आपका ये, और उसके बाद में ये माल्टोज हो गया। अब हम बात करते हैं 3 यूनिट जहां पर मिलके होती है, यानी कि इसके अंदर 3 मोनोमर जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 3 मोनोमर इसके डिसोसिएशन पर आपको मिलेंगे, ये ट्राइसेकेराइड्स होता है। जैसे एक हो गया आपका रेपिनोज, फिर मेनोट्रायोज, रेबिनोज और नेंटिएनोज और मेलिटोज, कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप एक ध्यान रखिए यहाँ पर, रेपिनोज जिसको कि मेलिटोज भी कहा जाता है, एक ट्राइसेकेराइड है जो कि लेग्यूम्स के अंदर और क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। इसमें 3 आपको यूनिट्स जो हैं वो मिलेगी, और इसमें क्या होता है कि गैलेक्टोज जो है वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इतना डिटेल में आपके नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए इसको कि इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होगी आपका गैलेक्टोज, और ये गैलेक्टोज 1-अल्फा-6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसके द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। देन टेट्रासेक्राइड की बात करें अगर हम वहां पर, तो टेट्रासेक्राइड में 4 जो हैं वो मोनोमर होते हैं, और पेंटासेक्राइड में 5 मोनोमर आते हैं। केवल आपको इतना ही ध्यान इसके अंदर रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड में। पॉलीसेक्राइड जो हैं वो एक्चुअली पॉलीमर्स हैं सिंपल शुगर के, जो सामान्य जो शर्कराएं हैं उनके ये पॉलीमर होते हैं। यानी जब हमने कहा है कि 10 से ज़्यादा यूनिट अगर एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो वही होगा आपका C6H10O5N। इसको अगर हम यहाँ बताना चाहें, इसको C6H10O5 ये आपका पॉलीसेकेराइड जो है वो हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड हैं, एक हो गया आपका स्टार्च और दूसरा हो जाता है आपका सेल्यूलोज। स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये फूड का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो दाल, आलू और दूसरी जो वेजिटेबल्स है वहाँ के में ये पाया जाता है। पानी में ये घुलनशील होता है, आयोडीन के साथ में नीला रंग देता है। प्रैक्टिकल में भी आप इसको करके और देखेंगे कि ये वहाँ पर भी इसके अंदर ये इस तरह से होता है, ठीक है। अमाइलोज मॉलिक्यूल्स 200 to 20,000 ग्लूकोज यूनिट जो हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, और ये इस तरह से इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो स्टार्च की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और एक होता है आपका अमाइलोपेक्टिन और होता है इसके अंदर, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च एक मिश्रण है जो अमाइलेज और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो स्टार्च में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 15 to 20%, 15 to 20%, 15 to 20% आपको मिलेगा अमाइलोज, और जो अमाइलोपेक्टिन है ये अमाइलोपेक्टिन मिलेगा आपको 80 to 85%, और इनको मिला करके और हम कहते हैं कि ये स्टार्च है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, अमाइलोज से इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये ब्रांच्ड होता है। शॉर्ट साइड चेन्स जो हैं वो 30 ग्लूकोज यूनिट्स की इसके साथ में होती है, जिसमें कि अल्फा-1,6 बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। डायग्राम में देखिए आप इसको, ये तो अमाइलोज हो गया आपका, ये वाला ऊपर वाला जो है ये तो अमाइलोज हो गया, और नीचे इसके अंदर आपका ये आपका अमाइलोपेक्टिन हो गया। तो हमने कहा कि ये बहुत अधिक ब्रांच जो है वो इसके अंदर पाई जाती है, और इसके अंदर आपका हम क्या करें 1,6 बॉन्डिंग जो है वो अमाइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है, और इसमें 2 मिलियन ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें वहां पर, तो एक है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है स्टार्च जो हमने बात करी थी कि वो एनिमल में इसका कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है, जबकि जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स के अंदर आपको इसको स्टोर करके और रखा जाता है, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो क्रिया है इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है।
और अगर ये नहीं हो सकता है, इसका ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं किया जा रहा है, तब इसको फैट के अंदर कन्वर्ट जो है वो कर लिया जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ स्टोर होकर के और रहता है, ये आपका लीवर में और मांसपेशियों में इसको संग्रहित करके और रखा जाता है। ये आपका ग्लाइकोजन जो है वो हो जाता है कि ग्लाइकोजन ये, और जब इसकी जरूरत पड़ती है तब आपका ग्लाइकोजन जो है वो वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा ये। इसी तरह से इनुलिन और डेक्स्ट्रिन भी होता है कि ये आपका डेक्स्ट्रिन हो गया। इनुलिन की बात करें, आपकी बुक में इंसुलिन लिखा हुआ है, ये इंसुलिन नहीं इनुलिन है। तो इनुलिन जो है वो आपका ट्यूबर्स के अंदर पाया जाने वाला एक स्टार्च है, जिसका कि फ्रक्टोज के अंदर आपका विघटन हो जाता है। तो इनुलिन जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। और जो हम यहाँ पर कर रहे थे कि इसको फ्रक्टेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो फ्रक्टोज है वो इसका मोनोमर यूनिट है, और इसलिए इसको ओलिगो फ्रक्टोज भी कहा जाता है। टिपिकली है वे टर्मिनल ग्लूकोज, और इसके अंदर ओलिगो फ्रक्टोज जो है ये होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये कन्फेक्शंस में और जो बेक्ड फूड होते हैं उनके अंदर ये आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ काम आता है हमारे, ये कि जीएफआर जो हमने पहले पढ़ा था, उस जीएफआर को निकालने के लिए ये हमें काम में आता है। इसके अलावा एक और होता है आपका जो डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन जो है एक पॉलीसेकेराइड है, अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही है, लेकिन इसमें मेन चेन जो बनती है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनती है, और जो साइड ब्रांचेज हैं वो अल्फा 1,3 या 1,4 जो है वो इसके अंदर हो सकती है। तो प्राय ये अक्रिस्टलीय होता है, और जब स्टार्च का जल अपघटन किया जाता है तब उसमें एक प्रोडक्ट के रूप में हमें ये मिलता है। इसी तरह से एक है आपका काइटिन, ये इनुलिन हो गया, बता दिया था मैंने आपको। सेलुलोज की बात कर लेते हैं, चलिए पहले हम यहाँ पर कि सेलुलोज जो है वो प्लांट में जिस तरह से ग्लाइकोजन को एनिमल सेल के अंदर स्टोर करके और रखा जाता है, उसी तरह से इसको जो ये पॉलीसेकेराइड है जिसको कि प्लांट के अंदर ये रखते रहते, स्टोर फूड के रूप में रहता है, और ये सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन के साथ में ये कोई आपको रिएक्शन जो है वो नहीं देगा। और स्टार्च की बात कर ली थी हमने वहाँ पर, देन हेमोसेलुलोज, और फिर आर्बिनोजाइलेन, ये ज़्यादा डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है। एक काइटिन है जो है वो आपके कोर्स में है, तो इसको काइटिन को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये अकशेरुकी जंतुओं में बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल बनाता है। काइटिन जो है वो एक अनब्रांच पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है ये? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन, नाम याद रखिए, इसके बारे में पूछा जाता है। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन का पॉलीमर है, और ये फंजाई के अंदर पाया जाता है, और आर्थ्रोपोडा में भी ये पाया जाता है, जहां पर ये बाह्य कंकाल जो है बनाता है, जैसे आपका कीटों का, क्रेब का, श्रिम्प का आप इसके अंदर देखते हैं, ये उसके ऊपर बनता है। तो इसमें क्या होगा कि hydroxyl group of second carbon of each glucose unit have been replaced with acetoamido group। जो सेकंड पर देखिए आप यहाँ पर ये वाला जो है ना, इसमें देखिए आप ये वाला यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है आपका उसके ऊपर, इसी तरह से इसके अंदर देखिए आप ये वाला यहाँ हो गया, और ये इसके अंदर ये यहाँ आ जाता है। क्लियर है आपको? तो काइटिन हो जाता है इसका एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन इकाइयों का ये बना हुआ होता है, जिसमें कि 1,4 बॉन्डिंग जो है वो होती है। ये ध्यान रखिए यहाँ पर आप इसके अंदर कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में, पहला कार्बन और चौथा कार्बन इनके बीच में बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर इनके बीच में पाई जाती है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो होता है। डेक्स्ट्रिन के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पर। और कुछ और जो जटिल पॉलीसेकेराइड हैं उनके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक है आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और उसमें एक हाइलोनुरिक एसिड जो है वो आता है। ये पेक्टिन वाला बता दिया था मैंने आपको। ओके, ग्लूकेमोन। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको। कुछ जो एडवांस जो जटिल पॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉली
म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं कि इनमें अमीनो शुगर्स और यूरेनिक एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और वो है आपका हाइएलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और ग्लूकोरिनिक एसिड, दो चीजें जो हैं वो आप ध्यान में रखनी है आपको। एक यहाँ पर एक हो जाएगा आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, और दूसरा होता है ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड। ये मिलकर के और इनको ये बनाने का काम जो है वो करते हैं। इनको मैं हटा देता हूं यहां से, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, और ये एक प्रकार से इंटरसेल्यूलर सीमेंट के रूप में काम करता है। दूसरा हो जाएगा आपका कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। दूसरा जो चीज है आपका वो है आपका कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, धीरे धीरे मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है कि थोड़े दिनों में हम इसको बिल्कुल उसी ढंग से लिख पाएंगे जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड है एक, जो कि आपका कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेज में। कार्टिलेज में ये पाया जाता है। ठीक है, इसकी संरचना हाइलोनिक एसिड के जैसी होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है वहां पर कि इसमें एसिटाइल ग्लूकोस एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के स्थान पर गैलेक्टोसेमाइन सल्फेट ये पाया जाता है। गैलेक्टोसेमाइन सल्फेट ये इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर है जी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हो जाता है आपका हिपेरिन। हिपेरिन, हिपेरिन आप जानते हैं, इसको हमने पढ़ा है पहले कि ये आपका एंटीकोगुलेंट जो है वो होता है। और ये वास्तव में क्या है, हिपेरिन क्या है आपका, एक ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। वही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। काम क्या करता है ये, हमने कहा है कि ये क्या करता है कि रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो इसको हम कहते हैं एंटी थ्रोम्बिक। हम पहले इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स जब हमने पढ़ा था वहां पर। तो वहां पर आपको याद होगा अगर, तो हमने ये कहा था कि ये क्या करता है आपका, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोकता है। जो नॉर्मल ब्लड का जो थक्का जब बनता है, तो उसमें हम पहले पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन ये थ्रोम्बिन में बदलता है, ठीक है, जो कि बाद में फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रोसेस को रोकने का काम जो है वो आपका हिपेरिन जो है वो करता है। ठीक है, तो इसमें थ्रोम्बिन जो है वो एक उत्प्रेरक के रूप में जरूरी होता है। एक और चीज देखें वगैरह वहां पर, वो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब हम आ जाते हैं कि एक लास्ट एक चीज और देख लेते हैं हम यहाँ पर, वो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन, या इसको कहते हैं म्यूको
प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन। तो नाम से जैसा स्पष्ट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार डाइजेशन में, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था कि जब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन जिसे हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली क्या चीज है, ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन। इसके अंदर आपको प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बने हुए यौगिक जो हैं वो मिलेंगे, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड। जैसे हम बात करें यहाँ पर, एक जो आपने पढ़ा हुआ है पहले डिटेल में, वो है आपका म्यूसिन। म्यूसिन और फाइब्रिनोजन हो गया आपका, फिर गामा ग्लोबुलिन हो गया, और ग्लाइकोपेप्टाइड जो हैं वो आ जाते हैं। सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट हैं, तो पहली चीज जो है वो ये है कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है पहली चीज तो ये। जैसे प्लांट में अगर हम बात करें तो सेलुलोज, जो कि आपका सेल वॉल का भाग जो है होता है। दूसरा कि ये आपको सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। और इसके अलावा इनसे मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आप देखेंगे इसमें कि ये जो अमीनो एसिड हैं और फैटी एसिड्स हैं, इनसे कुछ अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, इनका निर्माण जो है वो इससे हो सकता है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनके विशेष कार्य होते हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं आपका राइबोज शुगर या राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, जो कि वास्तव में क्या है, आपका शुगर है, जो कि न्यूक्लिक एसिड के साथ में पाई जाती है। ये आपका आरएनए में, आरएनए के साथ अटैच्ड होगी, और ये आपका आरएनए बनाने में, और ये आपका डीएनए में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज और ये राइबोज शुगर। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं हम इसको, और गैलेक्टोज जो है वो कुछ फैट्स में पाई जाती हैं, और मिल्क शुगर जिसको हम कहते हैं लैक्टोज, जिसके बारे में हमने बात करी थी, लैक्टोज, जो कि मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो